पार्ट 2 एक नई जिंदगी। आई होप आपने अभी तक पार्ट 1 देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। इस समय कमरा संख्या 90 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है उन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर है। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती हुई उसकी सांसों में भी कितना भार होगा वह सिर्फ नेहा ही जानती थी। अभी ना चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजुबान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझे देखी नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी ना आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत होता था कि मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनशील बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। यह लोग उस समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है। उससे कोई और उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। दुख तो इस बात का था कि हमारी खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। परंतु मुझे उन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी की पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब मैं जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूंगा। मैंने तोहफे में उसका सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा था, परंतु वह इस रूप में मिलेगा कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला आया। वहाँ फ्रिज में नेहा की बनाई हुई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज़ आने लगी। सबको छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसके पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई और उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मुझे देखा। उसकी आंखों के कोने पर से आंसू की एक बूंद बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वह पुनः व्याकुलता से मेरी ओर देख रही थी कि मानो कह रही हो, रुक जाओ ट्विंकल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सा से ज़्यादा अपनेपन और प्यार की ज़रूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की ज़रूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूँगा।
नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए मैंने उसे सदा तनाव और भ्रम में ही नहीं देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वह खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन में किस रति को तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो ट्विंकल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सज़ा दी गई। मैंने कुछ तो ज़रूर ऐसा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तुम छोड़कर चले जाओ। अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने में सामर्थ्य रखती हो, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल लिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी। मैंने नेहा के आंसू पहुंचे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। तुमने इतने असहाय लोगों की मदद की और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़के जो तुम्हें याद ही होगी, जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके प्रियजनों से मिलाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा ना करते तो न जाने उस लड़की का जीवन के साथ आज क्या होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो जितनी पहले।